प्रिय विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। बायोलॉजी की निरंतर हमारी क्लास चल रही है और सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो लगातार मिल रही है। तो उसी संदर्भ में अगली सीरीज हमारी अध्याय 25 मानव उत्सर्जन तंत्र का आज हम पार्ट 9 लेकर आए हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे रक्त अपोहन अर्थात हीमोडायलाइसिस एवं वृक्क प्रत्यारोपण, जिसे किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, क्या होता है और इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के दिमाग में चलते हैं, आज वो सभी की जो है आपकी जो शंका है वो सब दूर होगी। इसलिए देखते रहिए लगातार वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर रक्त अपोहन होता क्या है। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वृक्क जो है हमारे रक्त को छानकर यूरिन का निर्माण करता है और उसमें अपशिष्ट पदार्थ यूरिया जितने भी जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सबको छानकर अलग कर देता है। यदि मान लीजिए अगर हमारा रक्त किडनी द्वारा नहीं छाना जाए या मान लीजिए किडनी में कोई किसी प्रकार की व्याधि आ जाती है, जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, किडनी से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में हम रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को एक कृत्रिम वृक्कीय युक्ति द्वारा छानते हैं, क्योंकि रक्त में से यूरिया को छानना जरूरी होता है। क्योंकि जब यूरिया की मात्रा बढ़ती है, यूरिया की मात्रा रक्त में बढ़ना क्या कहलाता है बताइए? यूरेमिया। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रक्त में यूरिया की मात्रा अगर बढ़ती है तो यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। और ख़ास तौर से यदि मान लीजिए 30 ग्राम प्रति 100 ml से अधिक यदि मान लीजिए यूरिया की मात्रा रक्त में होती है तो ये घातक होता है, जिससे प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे में हमारी किडनी काम नहीं कर रही है, तो हमें कृत्रिम वृक्कीय युक्ति द्वारा रक्त से उत्सर्जी पदार्थों, ठीक है, खास तौर से इसमें हम यूरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि मानव यूरियोटैलिक प्राणी है। तो कृत्रिम वृक्कीय युक्ति द्वारा रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को पृथक करना रक्त अपोहन या हीमोडायलाइसिस कहते हैं या कहलाता है। तो ये तो परिभाषा हो गई सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ अपन को समझने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना समझना है कि जब हमारा वृक्क काम करना बंद कर देता है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में प्रकृति ने लगभग जोड़े में ऑर्गन बनाए अधिकांश, जैसे 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, ठीक है, उसी प्रकार जो है 2 किडनी हैं। तो हर ऑर्गन, ये बात नहीं है कि सारे ऑर्गन जो हैं पेयर्स में हैं, जैसे हार्ट एक ही है,
लेकिन अधिकांश जो ऑर्गन है वो पेयर में यानी जोड़े में बनाए हैं। तो ऐसे में यदि एक ऑर्गन जैसे किडनी यदि एक काम करना बंद कर दें तो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि एक किडनी काम करती है तो क्या होगा। तो भाई ऐसी बात है, यदि एक किडनी काम कर रही है तो व्यक्ति अपना जो है दिनचर्या यानी सामान्य रूप से कर सकेगा, क्योंकि उसके रक्त की जो छानने की प्रक्रिया है, हमने एक पढ़ा था निस्यंदन दर, ध्यान है आपको, निस्यंदन दर अर्थात छानने की जो दर है, फिल्ट्रेट रेट, वो एक निश्चित होती है। और दोनों किडनियों से जब हम फिल्ट्रेट रेट की बात करते हैं तो वो उसकी आधी रह जाती है। यदि मान लो एक किडनी काम कर रही है तो हमारे रक्त को छानने की जो दर है वो आधी रह जाएगी। अर्थात काम तो हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थ तो छाने जा रहे हैं, लेकिन वो कम छाने जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सजेस्ट किया जाता है कि वो इस प्रकार की डाइट यानी जो अपनी जो भोजन है वो इस प्रकार से रखे कि उसमें प्रोटीन कम मात्रा में हो, क्योंकि प्रोटीन के अंदर ही क्यों एमिनो एसिड से मिलकर बना है, तो अमोनिया जैसे, यूरिया जैसे और नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा बनेंगे। इसलिए उन व्यक्तियों को प्रोटीन कम देने के लिए सजेशन दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, अर्थात उत्सर्जन से संबंधित जो रोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हें यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि यदि एक किडनी है किसी की, तो एक किडनी यदि काम कर रही है तो वो यानी काम तो कर रही है लेकिन आधा काम करेगी, यानी छनित्र की जो दर है वो आधी रहेगी, छनने की जो दर है। अब बात यहाँ पर आती है कि यदि मान लो दोनों किडनियां ही काम करना बंद कर दे, दोनों किडनियां ही काम करना बंद कर दे, तो ऐसे में आपने नाम सुना होगा कि भाई व्यक्ति को डायलिसिस के लिए ले जाया गया है। अब ये डायलिसिस क्या होता है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसी की चर्चा कर रहे हैं कि कृत्रिम वृक्कीय युक्ति, अर्थात ये एक प्रकार का उपकरण है, ये एक प्रकार का उपकरण है और इस उपकरण के अंदर विशेष प्रकार के ये सेलोफेन की झिल्ली से बना होता है जिसमें नलियां होती हैं और उन नलियों में से रक्त को गुजारा जाता है, ठीक है। और उस रक्त को गुजारने के बाद उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको छान दिया जाता है और उसके बाद फिर से रक्त को रोगी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो ये क्रिया जो है यानी कृत्रिम वृक्कीय युक्ति द्वारा रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को, खासतौर से यूरिया को पृथक करना, रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस कहलाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक अपने जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कि किस प्रकार जो है उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है यानी कैसे होगी, इसमें जो डायलिसिस है वो किस प्रकार होगा। तो प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया या क्रियाविधि, क्रियाविधि किसकी क्रियाविधि की बात कर रहे हैं हम, डायलिसिस की। तो डायलिसिस कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं बात बताऊं कि जो रोगी है, रोगी के शरीर की मुख्य धमनी से रक्त को निकालकर निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसमें हिपेरिन मिलाया जाता है। तो ये प्रक्रिया आपको बताई जा रही है कि किस प्रकार हीमोडायलिसिस होगा। तो देखिए, रोगी के शरीर की मुख्य धमनी, कोई भी मुख्य धमनी को वहां से क्या होगा कि रक्त को निकाला जाता है और निकालने के बाद
उसे 0 डिग्री ताप पर, पहले 0 डिग्री ताप पर उसे ठंडा करते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर का तापमान जो है रक्त के तापमान के अनुसार होता है, कितना होता है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो ब्लड के अंदर भी तापमान इतना होता है, तो हम उसे पहले 0 डिग्री तापमान पर ठंडा करते हैं। इसके बाद हिपेरिन, हिपेरिन क्या होता है, एंटी रक्त स्कंदक होता है, स्कंदक, बात समझ में आ रही है। एंटी रक्त स्कंदक अर्थात जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है। हम जानते हैं धमनियों के अंदर क्या होता है, हिपेरिन होता है, जिससे रक्त जो है जमता नहीं है। ये हमने पढ़ चुके हैं हृदय के अंदर कि हिपेरिन जो होता है वो रक्त को धमनियों शिराओं के अंदर जमने नहीं देता है। तो चूंकि बाहर हम निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना रक्त का थक्का जम जाएगा, वो क्लूट हो सकता है, तो इसलिए हमें पहले उसमें हिपेरिन मिलाना होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्यों हिपेरिन मिलाया जाता है, तो इसलिए मिलाया जाता है ताकि रक्त का थक्का ना जमे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही इसको रक्त को निकाला जाता है और इसके बाद इसको जो कृत्रिम वृक्कीय युक्ति है, कृत्रिम वृक्क युक्ति में डाल देते हैं। तो क्या है ये कृत्रिम वृक्कीय युक्ति, जिसे हम हीमोडायलाइजर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से कृत्रिम वृक्क है, ठीक है, कृत्रिम वृक्क। तो ये कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल वृक्क क्या है, तो अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिर ये वृक्क है क्या। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक चित्र मैं बनाता हूँ ताकि जो है आप इसको समझ सकें। देखिए कृत्रिम वृक्क क्या होता है, हमने बात की, ये एक छोटा सा मैं आपको संक्षिप्त में चित्र बना के बता रहा हूं। यहां पर अपोहनी द्रव्य सूक्ष्म नलिकाएं, यहां से देखिए उत्सर्जी पदार्थ युक्त रक्त, और यहां से छनित्र के बाद या छन्ने के बाद भी अपन लिख सकते हैं, छन्ने के बाद शुद्ध रक्त। तो देखिए यहां पर ये सेलोफेन की झिल्ली। चलिए तो अब बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम वृक्क है। अब कृत्रिम वृक्क में क्या होता है कि हम सबसे पहले रक्त को, ये रक्त है, इसको भेजते हैं। ये दरअसल में एक मशीन है। सिंपल हमें ये समझना है कि कृत्रिम वृक्क क्या है, एक मशीन है जिसे हीमोडायलाइजर कहते हैं, जिसमें हीमोडायलाइसिस की क्रिया होगी। इसमें हम रक्त को एक नली के अंदर भेजते हैं। ये नली दरअसल में अंदर बहुत सूक्ष्म, यहाँ पर आपको एक दो मैंने राउंड दिखाए हैं, जबकि एक बहुत सारी नलियों में बटी होती है अंदर जाके। और ये नली
सेलोफेन की झिल्ली से बनी होती है, जिससे क्या होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो विसरण क्रिया द्वारा, क्योंकि ये पारगम्य होती है, ये अर्ध पारगम्य होती है, तो यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अपोहनी द्रव्य में चले जाते हैं। ये जो भरा हुआ है इसमें, ये अपोहनी द्रव्य है। यूँ समझ लीजिए कि हमने रक्त को सेपरेट कर दिया है अपोहनी द्रव्य से। बात समझ रहे हैं? एक तरफ अपोहनी द्रव्य है और एक तरफ रक्त है। तो रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अपोहनी द्रव्य में आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ से ये नली इस तरह से गुजर के जाएगी तो वहाँ उपस्थित अपोहनी द्रव्य इसमें से अपशिष्ट पदार्थों को अंदर यानी अपने अंदर ले लेता है, और नली के अंदर जो रक्त है यहाँ आते आते अपशिष्ट पदार्थ जो है उनसे मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, और यहाँ आते आते इसमें पूरे उत्सर्जी पदार्थ जो है, यूरिया है, अन्य जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो सब अपोहनी द्रव्य में रह जाते हैं। और इसके बाद इस रक्त को आगे क्या होगा, इस रक्त को अब हम यहाँ वापस आ जाते हैं कि रक्त जो है, क्षनित रक्त को क्या किया जाएगा, क्षनित रक्त को पुनः शरीर ताप पर क्या करेंगे, शरीर ताप पर। अब ध्यान रखना 0 डिग्री पर था ये, हमने क्या किया है, इसको वापस शरीर ताप पर गरम कर शिरा तंत्र में, कहाँ चढ़ाएंगे, शिरा तंत्र में चढ़ा देते हैं। तो शरीर ताप पर यानी जो हमारा शरीर का तापमान होता है 37.4 डिग्री पर फिर से रक्त को गर्म करके उसे एक मुख्य शिरा होती है उसके माध्यम से शरीर के अंदर चढ़ा दिया जाता है। तो ये जो रक्त चढ़ना है, इसके बाद यानी शरीर का पूरा जो शरीर का रक्त है वो निकलने के बाद वापस हमने उसी प्रकार जो है उसको चढ़ा दिया। लेकिन ध्यान रखने की बात है, इससे पहले हम इसमें वापस से क्या करेंगे, एंटी हिपेरिन पदार्थ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर हिपेरिन ऑलरेडी है, इसलिए हम उसको वापस से जो है प्रतिस्कंदक जो पदार्थ है उसके लिए वापस उसको निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है, निष्क्रिय, और इसको वापस से शरीर के अंदर रोगी को चढ़ा दिया जाता है। और इस प्रकार की जो क्रिया है उसे हम डायलिसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस, रक्त अपोहन। तो ये एक डायलाइजर है जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है कि रक्त अपोहन क्या होता है। तो सिंपल एक बार फिर बता देता हूँ कि यूरिया की मात्रा जब रक्त में बढ़ जाती है तो यूरेमिया नामक रोग होता है। खास तौर से यहाँ मात्रा भी बताई है कि 30 ग्राम प्रति 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती है तो रोगी के लिए घातक होगी और इससे मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे में रोगी के विभिन्न लक्षण आते हैं। आप जानते हैं कि रक्त के अंदर जो है उत्सर्जी पदार्थ बढ़ने से सूजन आती है, पैरों में स्वेलिंग आती है। तो वहाँ पर जो रोगी को डायलिसिस के लिए ले जाया जाता है, और डायलिसिस में देखिए काफ़ी समय लगता है, लगभग 3-4 घंटे का जो है प्रोसीजर है ये पूरा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिन लोगों को प्रारंभ में कम परेशानी होती है तो उनको जो है करीब 6 महीने में या जो भी जैसा डॉक्टर उचित समझता है उस समय पीरियड के हिसाब से डायलिसिस के लिए जाना होता है। लेकिन जैसे जैसे
वृक्क काम करना बहुत ही कम कर देते हैं, तो फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाती है। तो आपको 3 महीने 4 महीने में जाना पड़ेगा डायलिसिस के लिए, फिर 2 महीने में, फिर 3 महीने में। तो इस तरह से कंटिन्यू आपकी जो है वो कम होती जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को वीकली डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो प्राणी को लगातार जो है 3-4 घंटे एक वीक में हॉस्पिटल में जाके और उसको एडमिट होना पड़ेगा, और ये सारी प्रोसीजर से गुजरना होगा। तो एक प्रक्रिया जिसे अपन कह सकते हैं जटिल प्रक्रिया है रोगी के लिए। अब बात आती है कि यदि मान लो हमें इससे छुटकारा पाना है, यदि मान लीजिए रक्त अपोहन से बचना है, तो हमारे पास क्या उपाय है। तो ध्यान रखना, उपाय जो है हमारे पास एक ही बचता है। जब किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, जब डायलिसिस से भी काम नहीं चल रहा है, तो ऐसे में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वृक्क प्रत्यारोपण। क्या आता है? वृक्क प्रत्यारोपण। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वृक्क प्रत्यारोपण, जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो क्या है वृक्क प्रत्यारोपण, आइए देखते हैं। तो देखिए, जब रक्त डायलिसिस से भी नहीं छन पाता है, तो वृक्क प्रत्यारोपण पर आते हैं। तो रोगी को सजेस्ट किया जाता है कि आप वृक्क प्रत्यारोपण करवाइए। वृक्क प्रत्यारोपण क्या है? किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्तों को, किसी स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क को रोगी व्यक्ति को लगाना वृक्क प्रत्यारोपण कहलाता है। तो सिंपल है परिभाषा, किसी स्वस्थ एवं संबंधी, जिसमें रक्त संबंधी ज्यादा अपन कह सकते हैं, यहां पर एक चीज और जोड़ देते हैं, किसी स्वस्थ एवं रक्त संबंधी व्यक्ति से संबंधी व्यक्ति के रक्त के वृक्क को रोगी को लगाना वृक्क प्रत्यारोपण कहलाता है। तो ये तो परिभाषा हो गई। तो परिभाषा कोई इसमें कोई कोटेशन नहीं है कि एज इट इज हमें करनी है। ये एक सामान्य तरीके से, देखो हमें रटना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। आप कॉमन से समझिए कि वृक्क प्रत्यारोपण क्या है। इंग्लिश में हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, नाम सुना होगा बहुत सारे, अभी बहुत हमने कई बार सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं। अभी पिछले हमारे जो है सुषमा स्वराज जी, जो भूतपूर्व, क्योंकि इस समय तो वो नहीं है, जो मिनिस्टर थी, उन्होंने अपनी वृक्क प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी। खैर जो भी है, तो इसमें एक तो ये बहुत खर्चीला है, मैं आपको बता दूं, बहुत खर्चीला है, क्योंकि किडनी हर किसी को ये कोई बाजार में मिलती नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये स्वस्थ व्यक्ति से ली जाती है। अब स्वस्थ व्यक्ति क्यों देगा अपनी किडनी? दूसरी बात, ये रक्त संबंधी व्यक्ति से ली जाती है। रक्त संबंधी का मतलब है अपने परिवार का हो, जिसका ब्लड रिलेशन होता है। उसका कारण ये है क्योंकि रक्त, अपन ब्लड को जब किडनी को जब ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसमें हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा है, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति वृक्क प्रत्यारोपण का विरोध करती है। बात समझ में आई? विरोध करती है। यानी यदि मान लीजिए हम किसी दूसरे व्यक्ति का वृक्क लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो निश्चित रूप से उसका विरोध करती है।
ठीक है, चाहे भले ही वो हमारे शरीर के जैसा अंग है लेकिन दूसरे जीन से लिया गया है, इसलिए हमारा शरीर उसको विरोध करता है। तो ऐसे में हमें इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को निष्क्रिय करने वाली, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को निष्क्रिय करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये बहुत यानी जिसे कहते हैं टिपिकल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर दो टर्म्स और हमें समझनी है। सबसे पहली टर्म, जो किडनी देता है, जो स्वस्थ व्यक्ति किडनी देता है उसे हम कहते हैं वृक्कदाता, जिसे किडनी डोनर कह देते हैं इंग्लिश में। और जो रोगी होता है, रोगी, उसे हम कहते हैं वृक्कग्राही। तो ये तो सिंपल बात है, हम जानते हैं जो लेता है वो ग्राही होता है और जो देता है वो डोनर कहलाता है। तो दो शब्दों को ध्यान रखेंगे, वृक्कदाता जिससे किडनी ली जा रही है, वृक्क लिया जाता है, और रोगी जिसको वृक्क लगाया जाता है वो वृक्कग्राही कहलाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई वृक्क को देने के बाद क्या होगा जिस व्यक्ति ने वृक्क दिया है। तो पहली बात तो ये कि हमने कहा कि एक किडनी से काम चल जाता है, राइट। दूसरी बात ये है, कई बार एक्सीडेंटल केस होते हैं, तो अचानक से जिन रोगी को ज़रूरत होती है उनकी लिस्ट पेंडिंग में रहती है, तो उनको उनके नाम पता पूरा वो सब लेके रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति की, मान लीजिए स्वस्थ व्यक्ति कोई एक्सीडेंटल केस होता है, ठीक है, तो ऐसे में उनको बुला लिया जाता है और उनकी किडनी को उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। या अपने जो संबंधी व्यक्ति है अगर स्वस्थ है तो वो अगर देना चाहे तो उससे किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यहाँ पर ये मुख्य बात ये है कि किडनी हम किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये प्रक्रिया भी एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें शरीर की प्रतिरोधक शक्ति इसका विरोध करती है, जिसके लिए हमें निष्क्रिय करने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है। काफ़ी समय तक व्यक्ति को जो है बहुत निगरानी में रखा जाता है, उसे एक प्रकार से गहन चिकित्सा इकाई में रखा जाता है, और जो वृक्क देता है उसे वृक्कदाता और जो लेता है उसे वृक्कग्राही कहते हैं। तो इस प्रकार ये किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसके बाद जो है व्यक्ति का जो ब्लड है वो आसानी से यानी छन पाता है और वो अपना वास्तविक जीवन जी पाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो अपने जैसे एक थी मूत्रण या मूत्र त्याग। तो एक छोटी सी टर्म्स है, इसको समझ लीजिए, मिक्चुरेशन कहते हैं इसको। मूत्रण और मूत्र त्याग क्या है? जब वृक्क द्वारा रक्त को छानकर यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो हमने कहा कि वो वृक्क नलिका के पेल्विस, ये जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिनी के पेल्विस भाग में आ जाता है और बूंद बूंद करके कहाँ पर जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। दोनों तरफ की मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय में डालती हैं और मूत्राशय के द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा इसे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो मूत्र को बूंद बूंद करके मूत्र को मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से त्यागना मूत्र त्याग कहलाता है। तो ये एक परिभाषा हो गई कि मूत्र को मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर त्यागना मूत्र त्याग या मूत्रण कहलाता है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हमें जाननी है। पहली बात तो ये कि
यूरिन बनने के बाद ये बूंद बूंद करके दोनों मूत्र वाहिनियों से, दोनों तरफ के वृक्कों से कहाँ पर आ जाता है? मूत्राशय के अंदर। मूत्राशय में यहाँ पर हम कहते हैं कि ये एक तिकोना चैम्बर है जिसकी संग्रहण क्षमता होती है 700 से 800 ml। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, पूछा जाता है मूत्राशय की जो संग्रहण क्षमता कितनी है एक स्वस्थ व्यक्ति की? 700 से 800 ml। तो यहाँ पर वो संग्रह होता रहता है और इसके मूत्र मार्ग के खुलने के स्थान पर अवरोधनी पेशियां होती हैं। क्या होती हैं? अवरोधनी पेशियां। और ये अवरोधनी पेशियां में संकुचन होता है और उससे मूत्र मार्ग द्वारा यूरिन को समय समय पर त्याग दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही मूत्रण या मूत्र त्याग कहते हैं। एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1 से 2 लीटर मूत्र त्यागता है। ये एक औसत मान है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हार्मोन की, कि हार्मोन का नियंत्रण किस प्रकार है, जिसमें एडीएच हार्मोन अपन ने पढ़ा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और किस प्रकार जो है। इसके अलावा अल्कोहल सेवन करने से, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेने से भी यूरिन का आयतन बढ़ता है। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और है छोटा सा, जिसे अपन क्लियर कर लेते हैं। अन्य उत्सर्जी पदार्थ, अन्य उत्सर्जी अंग। हमने उत्सर्जी अंग जब शुरुआत में पढ़ी तो सबसे पहले हमने देखा कि मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। लेकिन वृक्क के अलावा हम जानते हैं त्वचा, इसके अलावा यकृत, फेफड़े, प्लीहा, ये अन्य उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि अन्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, वृक्क के अलावा त्वचा क्या करती है? त्वचा उत्सर्जी अंग है। त्वचा कैसे उत्सर्जन करेगी? हम जानते हैं पसीने के रूप में। हमारी जो स्किन है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्किन का हम पूरा चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। तो वो पसीने के रूप में हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ, विभिन्न प्रकार के लवण, उनको बाहर निकालने का काम करती है। यकृत जो है हमने पढ़ा, यकृत के अंदर कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। यकृत के अंदर जो विषैले पदार्थ बनते हैं, पित्त वर्णक बनते हैं, उनका निस्तारण होता है, उनका विषहरण होता है। अमोनिया जो टॉक्सिक होती है उससे यूरिया बनता है। तो ये सारा, ये भी एक उत्सर्जन का ही कार्य है। फेफड़े अपन जानते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाली जाती है। ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, रक्त में मिला दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्सर्जी गैस होती है। प्लीहा के अंदर हम जानते हैं आरबीसी का जब विघटन होता है तो उससे निकलने वाले जो वर्णक हैं, पित्त लवण हैं, उनका निस्तारण आरबीसी का जो विघटन हो रहा है वो कहाँ होता है? प्लीहा के अंदर। इसीलिए प्लीहा को हमने क्या नाम दिया? आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ये अन्य उत्सर्जी पदार्थ हैं वृक्क के अलावा त्वचा, यकृत, फेफड़े और प्लीहा। तो इस प्रकार ये जो है हमारा जो चैप्टर था मानव उत्सर्जन तंत्र, 25वां चैप्टर, ये कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंधित आपको पीडीएफ पूरी मिल गई है। क्वेश्चन आपको लगातार होमवर्क में सभी दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरे चैप्टर जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पहले उसको पढ़िए, उसके बाद आप कमेंट करके क्वेश्चन कोई भी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप पूछिए, आपके सभी क्वेश्चनों का निराकरण होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, 26वां चैप्टर, जो कि तंत्रिका तंत्र, मानव का तंत्रिका तंत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।